Hello, my dear friend. Welcome to Net Study, June 2021। तो दोस्तों, हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन पे बेस्ड है। और ये पहली सीरीज़ है। इसमें भी जैसे हम अब पिछली सीरीज़ में डिस्कस करते आए हैं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बस हम सिर्फ टॉपिक चेंज कर दिए हैं। और ये हायर एजुकेशन का टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 5 क्वेश्चन की सीरीज़ है, फॉर पेपर 1 के लिए होती है। और हायर एजुकेशन की सीरीज़ है ये, और पार्ट 1 इसका ये। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम। ये 4 दिए गए हैं और इसमें बताना है कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन में किसके बाद नंबर आता है, उसके बारे में बताना है। कि फिर उसके बाद दिया गया है कि सेलेक्ट करेक्ट कोड। दोस्तों, ये हमें जानना ज़रूरी है कि सिलेक्ट करेक्ट कोड कह रहा है या सिलेक्ट इनकरेक्ट कोड कह रहा है। ये इसमें कन्फ्यूज़न अक्सर लोगों को हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देने हैं। और हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने जो कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले आप वीडियो को पॉज करें और अपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन को देखें। तो आइए चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। जो ऑप्शंस हैं, ए बी एंड सी ओनली, ए सी डी ओनली, ऑप्शन सी ए एंड सी ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से कंट्री है जो इंडिया के पहले आते हैं, यानी इंडिया बाद में आता है इनके। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो दोस्तों, बता दें आपको, ये ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बाद इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम में नंबर आता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं ए एंड सी किस में है। ए एंड सी ए एंड सी ऑप्शन सी में है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और कुछ हम एक्सप्लेन किए हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो आगे देखते हैं क्या इसमें कहा गया है कि इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जैसा कि थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन में बताया गया है आफ्टर यूएस एंड चाइना के बाद, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है ऐसा। हाउएवर इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, किसके टर्म में? एक्सपेंडिचर एज एज वेल एज पर टीचर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हाँ, ये हायर एजुकेशन में कुछ ऐसे ही जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें अगर जानकारी हो तो हम इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। और ये हायर एजुकेशन ज़्यादातर ऐसा होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर पे बेस होते हैं। और ये हमें अलग अलग तरीके से पता चलता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से, या फिर करंट अफेयर देखने से, या फिर अलग अलग तरीके से हम इसको गेन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज़ फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन। कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है, वो जो स्टूडेंट जो परसू करते हैं पीएचडी को, वो किसके लिए, किस स्टूडेंट के लिए है? तो न, तो ऑप्शंस हैं स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईएससी, आईआईटीएस,
IISER एंड IIIT। ऑप्शन सी है IIT एंड IIS, ऑप्शन डी है IIS, IIT, NIT, IISER, IIT स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो रिसर्च फेलोशिप, जो ये फेलोशिप होती है वो PhD प्रोग्राम के लिए, वो इन इंस्टीट्यूशन में होती है। IIS में, IIT, NIT, IISR और IIT स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी के बारे में PMRF के बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम एम टू अट्रैक्ट द टैलेंट। ये फेलोशिप इस वजह से दी जाती है कि अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट को, जो टैलेंट पूल ऑफ द कंट्री एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम ऑफ द इंडियन रिसर्च। और उसी को बताया गया है, इसका फुल फॉर्म जो बताया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर कैरिंग आउट national priorities. If you are interested to pursue PhD studies in the GIT and started a reputed institution in India, and the fellowship is offered, और ये जो फेलोशिप होती है ऑफर की जाती है बाय द मिनिस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MHRD के द्वारा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए MHRD का फिलहाल ये 2020 में MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकता है। आइए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ कमेटीज विच सेलेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इज मेंबर होता है, किसका मेंबर होता है? कमेटीज का। विच सिलेक्ट, जो सिलेक्ट करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, द से द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसमें दोस्तों बताना है कि सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, ऑप्शन बी ए सी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी है ए बी एंड डी ओनली, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए बी एंड सी ओनली। तो इस ए बी एंड सी ओनली। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आइए चलते हैं, और इसमें बताया गया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कि ये होता क्या है। दोस्तों ये वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं तो इसमें इसको पढ़ सकते हैं आखिर ये होता क्या है। जैसे हम अगर देखते हैं इसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया इनकम्बेंट यशवर्धन कुमार सिन्हा। जो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो 7 नवंबर 2020 से हैं। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नॉमिनेटर, जो कमेटी पर कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर जो बात करते हैं, इज एन अपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी क्रिएटेड, जो बनाई गई 1964 में बनाई गई, एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन को मतलब एड्रेस करने के लिए। इन 2003 द पार्लियामेंट इनएक्टेड द लॉ कॉन्फरिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन CVC। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग।
जेंडर बजटिंग के बारे में कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ सेपरेट बजट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वीमेन। ऑप्शन बी, इट असेस द impact of government budget on women. Option C is an accounting exercise. Option D is an another budgeting innovation. तो इसमें भी कुछ अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे दिया गया और हमें बता दिया गया है कि पूछा गया है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ये नीड ऑफ वीमेन ये तो नहीं होता है, नीड ऑफ वीमेन के लिए नहीं बनाया जाता है, लेकिन जो होता है इट इज़ एसेस इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो गवर्नमेंट के बजट पे ये इम्पैक्ट डालता है, ये बात सही है। इट इज़ एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज, ये सही नहीं है, ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज कोई नहीं है। इट इज़ एन अदर बजटिंग इनोवेशन, ये बजट ये दूसरा है, एक वो है प्रोसेस है जो इनोवेशन के लिए होता है। तो ऑप्शन बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी एंड डी हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी, ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, ए सी डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन जो है बी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा ये, इस वजह से। सॉरी दोस्तों इसमें कुछ गलती हो गई, आप करेक्ट इसको कर लीजिएगा। ए को हमें बी बनाना है, ए को हमें बी बनाना है। हाँ, और देख ले जेंडर बजटिंग होती क्या है, इससे यहाँ और ज़्यादा आपको क्लियर हो सकता है कि जेंडर बजटिंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीम इन द बजटरी प्रोसेस होता है। तो दोस्तों बजटरी प्रोसेस होता है, इट मीन्स अ जेंडर बेस्ड असेसमेंट होता है, जेंडर बेस्ड असेसमेंट ऑफ बजट इनकॉर्पोरेटिंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव। जेंडर पर्सपेक्टिव के द्वारा के मतलब बनाया जाता है ऑल द लेवल ऑफ बजटरी, और बजटरी के सभी लेवल से प्रोसेस होता है, एंड रिकंस्ट्रक्शन होता है रिवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर होता है वो जेंडर क्वालिटी के लिए प्रमोट प्रमोट किया जाता है। एंड जेंडर बजट इज़ नॉट, जेंडर बजट जो होता है ये तीनों नहीं होता है। सेपरेट बजट, जैसा कि हमें पीछे बताया दिया गया कि नीड ऑफ द वुमेन, ये वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि सेपरेट बजट, जेंडर बजट जो नहीं होता है, सेपरेट बजट नहीं होता है। अबाउट स्पेंडिंग द सेम ऑन वीमेन ऑन मेन, और ये जो स्पेंड किया जाता है वो सेम नहीं किया जाता, ये भी सही है। जेंडर बजट इज़ नॉट, ये भी नहीं है। जस्ट अबाउट असेसिंग द प्रोग्राम टारगेटेड स्पेसिफिकली एट वीमेन एंड गर्ल, ये भी नहीं होता। दोस्तों ये आज का पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन दे दिए गए हैं कि एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, रिलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। इसमें भी वही चीज़ दे दी गई है कि कई ऑप्शन दे दिए गए हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है, जो गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन के लिए फॉलो हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें देखते हैं अगर, तो एक्सेस, जबकि इंडिया में है कि हर व्यक्ति को, हर 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 पर्सन को एक्सेस एजुकेशन की मिलनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, एंड क्वालिटी एंड एक्सेलेंस होनी चाहिए, रिलेवेंस भी होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और मतलब ये नहीं कि एजुकेशन एजुकेशन रिटेन करें, एजुकेशन गेन करें, लेकिन उसका कोई वैल्यू ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, ये नहीं, कंपलसरी सिर्फ कंपलसरी सिर्फ जो है वो 14 साल, फ्री एजुकेशन जो 14 साल के बच्चे होते हैं
उनके लिए 14 साल तक के लिए फ्री होता है। तो दोस्तों इसका एफ़ जो है इसमें नहीं होगा, तो एफ़ नहीं होगा तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एक्सेस ए बी सी डी ई। तो हम देखते हैं ए बी सी, ए बी ई एफ, ए बी, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही, ए एफ नहीं रहेगा, ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया। ऑप्शन डी वैसे भी नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जिसमें कि क्वालिटी एंड एक्सेलेंस होनी चाहिए, ये भी नहीं हट गया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की हमारी ये सीरीज़ यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।